बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल मेरे चारागर जिसकी राइटर हैं रुखसाना निगार अदनान, उसकी ये 26वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अब मुझे बताओ क्या हुआ है। आरफा भाभी तो ठीक है ना? वो अब उसके बाल संवार रही थी। उन्होंने उसके एक और दुख को छेड़ दिया था। फिर किसका फ़ोन था? वो उससे पूछ रही थी और ना चाहते हुए भी वो किसी मामूल की तरह जवाब देने लगी। वलीद का। वो हथेलियाँ मसलते हुए बोली, ओह तो वो वलीद और जोया वाला मसला। वो खुद ही अंदाज़ा लगाकर बोली तो उसने सर हिला दिया। तुम्हारा गुस्सा रद्द अमल बजा है बेटी, पर क्या करें, ये ज़िंदगी कई बार ऐसे पेज दर पेज उझलते हुए मसाइल लेकर आती है कि अच्छा भला हौसला आदमी भी बेहिम्मत हो जाता है। वैसे बेटा तुम फिक्र ना करो, वलीद एक बहुत समझदार सुलझा हुआ हसास बच्चा है। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो उसकी बहन का घर उजाड़ दे। वो तल्खी से बोली, चलो ये भी बुरी बात नहीं। सबसे पहले तो देखना चाहिए कि हमारे किसी अमल से सुलझा हुआ मामला न बिगड़े। और देखा जाए तो ये भी कोई ज़मानत नहीं कि वलीद को इस्तेमाल करने के बावजूद भी ऐसा कुछ ना हो। बहरहाल अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा, वो बेहतर ही करता है। तुम सिर्फ दुआ करो, दुआ में बड़ी ताकत होती है। इस वक्त जोया को, तुम्हारी माँ को सिर्फ तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है, जो तुम आराम से लेट कर भी कर सकती हो। चलो अब मेरा बेटा आराम करो और जहन पर ज़्यादा बोझ न डालो। अल्लाह बेहतर करेगा। शब खैर। उन्होंने उसे लिटाकर माथा चूमा और मेन लाइट ऑफ करके 0 पावर का बल्ब जलाकर बाहर निकल गई। हाँ फूफो, ये ना जता सकी कि मैं वैसे तो मम्मी और घर वालों का नाम नहीं सुनना चाहती, और जो उनके साथ ज़रा सा बुरा होने चला है तो मेरी क्या हालत हुई है। और वाकई ये तो काबिल हैरत ही नहीं, काबिल रहम भी है। जिनसे मैं हर लम्हा खाइफ रहती हूँ, उनको दुख मिलने के ख्याल से ही मैं ऐसे टूट कर बिखर गई हूँ, जिन्होंने मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं किया। ये सब क्या है खुदाया, मेरा दिल भी उन जैसा पत्थर कर दे, या उनका दिल भी नरम मेरे हक में। मगर अब इसका कोई फ़ायदा, वो नरम हो या सख्त, मेरी किस्मत तो नहीं बदल सकेंगी। फिर मैं क्यों उनके लिए यूँ तड़पती हूँ, क्यों? वो सारी रात सर पटकती रही, मगर इस सवाल का जवाब न तलाश कर सकी। आफताब जुबैरी को लग रहा था वो समंदर के पास आकर भी प्यास बुझाने से कासिर थे। इस तशनगी ने उनके अंदर जैसे आग के अलाव भड़का दिए थे। वो दोनों सिर्फ एक हफ्ते के लिए दुबई और शारजा ही जा सके थे। डार्लिंग, आजकल फर्म में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं कि मेरा ऑफिस में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। 1-2 माह में सब कुछ सेटल हो जाएगा तो फिर वर्ल्ड टूर ना सही तुम्हें यूरोप ज़रूर दिखा लाऊंगी। वो बात बात पर आफताब जुबैरी को उनके औकात याद दिलाना ना भूलती। वो नाराज़ी का इजहार करने लगते तो फ़ौरन प्यार जताने लगती। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलता हूँ। उन्हें कौन सा वर्ल्ड टूर का शौक़ था या जगह जगह फिरने का। उनकी ज़िंदगी का तो एक ही शौक़, एक ही हसरत थी कि उनके इर्द गिर्द दौलत के ढेर हों और वो दोनों हाथों से नोट लुटाएं। ओके चलो, वो कुछ पसोपेश के बाद राज़ी हो गई। मगर ये तो ऑफिस चलकर आफताब जुबैरी को पता चला कि वो उसे ऑफिस में महज एक विजिटर के तौर पर लाई है। साइड रूम में बिठाकर उसकी चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक से तवाज़ो तो होती रही, मगर बॉस की सीट पर हुक्म चलाती, फ़ोन अटेंड करती, मुख्तलिफ मामलात तय करती। शाइस्ता उनके आरामदेह सीट के नीचे जैसे शोले भड़का रही थी। हराम, कहती है मेरे समेत सब कुछ तुम्हारा ही तो है और कुर्सी के पास नहीं पटकने दे रही। उनका दबा दबा गुस्सा उन्हें अपने असल के करीब तर कर रहा था। शाइस्ता की चाल अब उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रही थी। उसे अपनी तन्हाई दूर करने के लिए एक शो पीस शौहर की ज़रूरत थी, जिसे वो अपनी बिजनेस पार्टीज़ में शौहर के तौर पर मुतारिफ तो कराए, मगर उसे शौहर का असल रुतबा न दे। और वो तो ऐसी शो पीस वाली एक्टिंग से महीना भर में ही उकता गए थे। उनके अंदर का खुद पसंद जालिम आफताब जुबैरी करवट पर करवट ले रहा था। तुम मुझे कोई ऑफिस वर्क दो ना, अब ऑफिस में फारिग बैठकर मैं क्या करूं? अपने लहजे को हत्तुल इम्कान शहद जैसा बनाते हुए एक शाम उन्होंने फरमाइश कर डाली, जाने दो आफू, अब ये तुम्हारी उम्र है काम करने की, और जो मैंने हज़ारों वर्कर्स रख छोड़े हैं वो किस मर्ज़ की दवा है। डोंट वरी माई डार्लिंग, इसीलिए तो कहती हूँ घर में रहो, नहीं तो गाड़ी ले जाओ, ड्राइवर समेत घूमो फिरो, फार्म हाउस में चले जाओ, ऐश करो। ये मामूली काम देखने के लिए हजूर आपकी ये लौंडी मौजूद है। उनके घुंघरियाले बाल उंगलियों से बिखेरते हुए बड़ी खूबसूरती से बात बदल दी, मगर आफताब जुबैरी ने उसके इस मशवरे को रद्द नहीं किया। चंद पुराने दोस्तों को बुलाया, गाड़ी में ऐशो इशरत का सामान लादा और फार्म हाउस चले गए। 2 दिन 2 रातें उसने अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन रातें गुजारी। खुला पैसा, ड्रिंक्स की खुली बोतलें और नाजो अदा दिखाती 2 रातों के लिए लाई गई हसीना। इस बार तो उसके दोस्त भी आफताब जुबैरी के उम्रा में शामिल होने का एतराफ़ कर चुके, और तीसरे दिन जो जुए की बाजी शुरू हुई तो रात होने तक वो जेब में मौजूद आखिरी सिक्का तक हार चुके थे। फिर
बाहरी फार्म हाउस के बंगले की कीमती चीज़ों की आई। रात भर में उन्होंने जीता तो कुछ नहीं, मगर सुबह तक उस बंगले के फर्नीचर से लेकर छत से लगे कीमती फानूस समेत सब कुछ बिक चुका था। चौथे दिन जब वो सब वापसी के लिए निकले तो उनके दोस्त जीता हुआ सामान ट्रक पे लदवा कर ले जा रहे थे और वो खाली बंगले को ताला लगाए बगैर लूटे पुटे हाल में ड्राइवर के साथ वापस आ गए। गाड़ी दाव पर लगाने का ख्याल उन्हें नहीं आया था, वरना शायद वापसी उसी सामान से भरे ट्रक में होती। रात को वो 3 रातों के रत जगे और बेतहाशा पीने के बायस बेहोशी जैसी नींद सो रहे थे जब शाइस्ता ने पागलों की तरह उसे झंझोड़ कर उठाया। क्या क्या है तुम्हें? आधी रात को भी चैन नहीं? उन्होंने बवक्त तमाम अपनी आंखें खोली थी। तुम्हारे बाप का माल था जो जुए में हार आए, बोलो। शाइस्ता ने उनका गिरेबान पकड़कर उन्हें बेड से खींच कर उठाया और धक्का देकर गिराया था। मेरे बाप का माल नहीं था तो तेरे भी बाप की कमाई नहीं थी। दफा हो, अब मुझे सोने दे। उन्होंने गहरी नींद में डोलते दिमाग के साथ साइड टेबल पर पड़ा ग्लास उठाकर अपनी तरफ से शाइस्ता को मारा था, जो सामने दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। साथ ही शाइस्ता का हर ख्वाब भी वो मुंह खोले खराटे ले रहा था। रोशी अगले दिन चली गई तो जैसे पूरा घर खाली हो गया। पुप्पो को भी एक चुप सी लग गई थी और वो तो जैसे बिल्कुल फारिग होकर बैठ रही थी। दोनों के दरमियान बातचीत ना होने के बराबर थी। वलीद का दोबारा कोई फ़ोन ना आया, ना कोई खबर। राफे सुबह का गया, अक्सर आधी रात को लौटता। ऐसा कब तक चलता रहेगा? वो तंग आ गई तो एक रात जागकर उसकी वापसी का इंतज़ार करती रही। खाना लाऊं? वो खिलाफ तवक्को उसे सामने देखकर कुछ हैरान हुआ। नहीं, खा कर आया हूँ, वो कहकर अंदर चला गया तो वो भी पीछे चली आई। मिस्टर राफे, अगर आप भूल नहीं रहे या आपको याद हो तो मैं जो इस घर में किसी काट कबाड़ की तरह पड़ी हूँ, तो आपका वादा याद दिलाऊं आपको? अगर आपको याद हो तो। वो बाकायदा कमर पर हाथ रखकर उसके सामने जा खड़ी हुई थी। वो उसके अंदाज पर दूसरी बार चौंका था। सुन रहा हूँ मैं। वो बिस्तर पर बैठकर जूते उतारने लगा। फिर क्या हुक्म है मेरे लिए? वो तनक कर बोली। वो जूते उतार कर अब बड़ी दिलजमी से जुराबे उतार रहा था। मुझे अपना वादा याद है, जब तुम कहो। कहती हो तो अभी। उसने कोट की जेब से कोई कागज़ निकाला तो एक पल को बिया का दिल जैसे धड़कना भूल गया। मुझे कुछ रकम चाहिए। शाइस्ता तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगी थी। आफ्ताब जुबैरी ने सामने आते हुए बड़े आराम से कहा। शाइस्ता के अंदर जैसे किसी ने जलती हुई फूल झड़ी छोड़ दी। जी तो चाहा सामने खड़े उस लालची पैरासाइट को इतना मारे, इतना धन के हाथों से, लातों से, ठोकरों से, कि उसने अपनी उस कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिश को एक सर्द आह तले दबाया। अभी परसों जो 15,000 उसने कैसे अपने लहजे को नॉर्मल किया था, ये उसका दिल जानता था। 15,000 रुपये? शिट, तुमने मुझे क्या कॉलेज बॉय समझ रखा है? सुनो शाइस्ता बेगम, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई मुलाजिम या ड्राइवर नहीं। मुझे शौहर के दर्जे पर ट्रीट करो। वो बड़ी डिठाई से उसके आगे दरवाजे पर हाथ रखकर जताने वाले अंदाज में बोला। तुम्हें खुद अपने स्टेटस का इल्म नहीं, वरना यूँ आए दिन भक मंगियों की तरह तड़क। अभी जुमला शाइस्ता के मुंह में था और उसे पता नहीं था कि उसके ढलते बदन में अभी भी जोर आवर जवानी की ताकत बल खा रही है। शाइस्ता का सुर्ख लिपस्टिक में रंगा निचला होंठ लहू रंग हो गया था। 3 उंगलियों के निशान उसके दोधिया गालों पर चमक उठे थे और आंखें तकलीफ और तौहीन के एहसास से बरसती आंखों की जलन और वहशत नाकाबिले बयान थी। तुम 2 टके के फुटपाथी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर? शाइस्ता पर, जो तुम जैसे पैरासाइट को पाल रही है? मेरे टुकड़ों पर तुम ये निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने इसलिए मुझसे शादी की, सिर्फ दौलत, अपने ऐशो मस्ती के लिए? झूठे दगाबाज, वो तुम्हारी मोहब्बत, वो दावे क्या हुए, वो सब? वो आफ्ताब जुबैरी का गिरबान पकड़े उसे झंझोड़ते मारे हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसके लबों का लहू अब थोड़ी तक आ रहा था, जिसे देखकर आफ्ताब जुबैरी को अपनी गलती और हथ झट वाली मनहूस आदत पहली बार इतनी बुरी लगी, वरना ऐसी हल्की फुल्की मार तो वो सादिया बेगम को यूं ही लगा दिया करता था। मगर इस वक्त बिलमुकाबिल वो चूंटी तो नहीं थी, ये तो किस्मत की लॉटरी थी जिसे वो इस तरह रेजा रेजा नहीं कर सकता था। उसकी मुँह जोरी के बावजूद वो खुद को ऐसी इजाज़त नहीं दे सकता था। सॉरी शस्ता डार्लिंग, आई एम सो सॉरी। वो उस बुफरी हुई शेरनी के दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़ने की कोशिश करते हुए माजरत ख्वाह अंदाज में बोले। कसम से यूं ही ये हाथ उठ गया, वरना मैं तुम्हें मारूंगा, अपनी जान को, अपनी मोहब्बत को। नहीं, कभी भी नहीं। रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरी पहली गलती समझकर, प्लीज़। वो लहजे में नदामत और आंखों में नमी लाते हुए बड़ी मकारी से दीवाना वार उसके हाथों को चूमते हुए कह रहा था। छोड़ो छोड़ो मुझे वैशी पागल दीवाने, तुम तो जंगली जानवर हो, बिल्कुल जाहिल और जट गवार। तुम्हें तो लेडीज से बात करने के, बिहेव करने के मैनर्स नहीं आए।
लानत है मुझ पर जो तुम जैसे जाहिल को अपने लिए मुंतखब कर बैठी। मुझे क्या पता था जिसे सोना समझ रही वो जंग आलूद लोहा निकलेगा। कैसी हमाकत की मैंने, कैसी बड़ी गलती अपनी ज़िंदगी की। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। आफ्ताब ज़ुबैरी अब ड्रेसिंग टेबल पर पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर बड़ी नरमी से उसके होंठों और थोड़ी पर रख रहा था। वो उसे खुद से परे धकेल रही थी और वो उसे अपने साथ लगाते हुए माफ़िया मांगे जा रहा था। शाइस्ता मेरी जान, कसम ले लो, खुदा की कसम, जो आयदा कभी तुम पर अपनी जान पर हाथ की उंगली भी उठाई, खुदा की कसम उठाकर बाहर फेंक देना, कुत्तों के आगे डलवा देना, जो जी चाहे सजा देना, मगर ऐसे खफा ना हो, यूँ नाराज़ ना हो, वरना तुम्हारा ये सर फिरा दीवाना मर जाएगा। मेरी जान, मैं मर जाऊंगा। देखो इस उम्र में मैंने अपनी साल खुर्दा रफ़ाकत को लात मारी, जवान बच्चों को छोड़ा, किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत के लिए। अब अगर तुम भी मुझसे नाराज़ हो गई, खफा हो गई तो मैं मर जाऊँगा। मेरा तो अब इस भरी दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। खुदा के लिए शाइस्ता, मुझसे नाराज़ ना हो, मुझे ना छोड़ना प्लीज़। वो अब घगया कर कभी हाथ जोड़ता, कभी उसके कंधे से लिपटा, कभी उसके कदमों में झुकने की कोशिश करता। इतनी गिरिया उजारी में 2 आंसू भी पत्थर दिल से निकल आए और साथ ही वो उसके कदमों पर झुकने जा रहा था कि वो एक सिसकी के साथ ज़ोरदार वो सीने पर हाथ रखकर झुकता चला गया। शाइस्ता का रंग भी मुतगैर हो गया। पहले तो शाइस्ता को लगा वो कोई ड्रामा कर रहा, मगर चंद लम्हों तक वो सीधा ना हुआ तो उसे तशवीश सी हुई। आफ्ताब, आफो, आर यू ऑल राइट? वो टिश्यू लब पर दबाती ज़रा सा झुकी तो उसने झुका सर इस बात में हिला दिया। ठीक हूँ मैं, बस दिल का पुराना रोग है जो तुम्हारी मोहब्बत पाकर कुछ दिनों के लिए कहीं सो गया था जाकर। आज तुम्हारी नाराज़ी देखते ही कैसे बेदार हुआ है कि बड़ी मुश्किल से सांस आ जा रही है। वो वही कारपेट पर सीने पर हाथ रख के दोहरा हो गया। क्या ज़्यादा दर्द है? डॉक्टर को कॉल करूं? सीधे तो हो। अब शाइस्ता को कुछ फिक्र रहा कोई। उसके पास झुकते हुए उसके हाथ सीने से हटाने लगी। मेरी मसीहा तो तुम हो, तुम राज़ी हो जाओगी तो इस दर्द को मैं खुद राज़ी कर लूँगा, बस तुम मुझसे खफा ना हो। उसने पक्के आशिकों की तरह चेहरे पे बेचारगी और दर्द के मिले जुले एहसासात पैदा करते हुए रुक रुक कर कहा, मैं कब नाराज़ हूँ तुमसे? ये सब तो तुम। वो खफा सी आवाज़ में कहते कहते रुक गई। जानता हूँ, मानता हूँ अपनी गलती, ये सब कुछ मेरी बेहूदगी की वजह से हुआ है, पर क्या करूँ, तुम्हारी मोहब्बत में समझो दीवाना हो चुका हूँ। इस दीवाने को माफ़ कर दो। उसके घिसे पिटे डायलॉग पर शाइस्ता को बेजारी सी हुई। अच्छा, उठकर ऊपर बेड पर बैठो, ठीक है अब तबीयत? वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बेड तक ले गई। हो जाएगी ठीक, अगर तुम मेरे पास यूँ ही इस तरह मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ देर बैठी रहो। वो शाइस्ता का हाथ अपने हाथ पर रखते हुए बोला, हाँ बैठी हूँ, मगर मेरा ऑफिस जाना भी बहुत ज़रूरी है। आज एक डेलीगेशन आ रहा है चाइना से, मेरा ऑफिस जाना तो ज़रूरी है। वो कदरे बेजार से लहजे में बोल रही थी। आफ्ताब ज़ुबैरी की काया नज़रों से उसकी बेजारी छुपी न रह सकी। जानता हूँ मैं कि तुम्हारा ऑफिस जाना कितना ज़रूरी है, मगर डियर अगर मुझे नज़रअंदाज करोगी तो मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ आफो, ये टीनएजर वाले डायलॉग तो बंद करो। ये बताओ अब तुम ठीक हो? वो कोफत भरे अंदाज में अपना हाथ खींच कर बोली, ठीक हूँ, मगर प्लीज़ मुझे अभी छोड़ कर ना जाओ। वो मलतजी लहजे में बोला तो शाइस्ता उठते उठते फिर बैठ गई। ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी आफो, वो उसे समझाने के ख्याल से बोलने लगी। यही तो मैं कह रहा हूँ। वो फ़ौरन उसकी बात काट कर बोले, क्या? शाइस्ता नाफहम नज़रों से तकते हुए बोली, यही कि ज़िंदगी का सारा बोझ गाड़ी के एक पहिए पर डाल दिया जाए। वो कमाल होशियारी से अपने मतलब की बात पर आने लगा। क्या बोझ? शाइस्ता नहीं समझी थी। सारा काम, सारा बोझ बिजनेस का तुमने उठा रखा। मैं घर में फारिग बैठकर पलंग तोड़ता हूँ। अगर तुम्हारे मशवरों पर अमल करूँ, दोस्तों यारों में बैठूँ, ऑफिस ना जाऊँ, तो यार दोस्तों में बैठने के लिए शान और इज्जत से बंदे की जेब तो भारी होना चाहिए। इसके लिए पैसा, और वो हर बार मुझे तुमसे भकमंगों की तरह मांगना पड़ता है। शाइस्ता, मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी जो गुर्बत में गुजारी है, इसमें भी मैं बादशाह की तरह रहा हूँ, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो उसे अपने खुददार होने का यकीन दिलाने लगा। हाथ फैलाया, ना हिलाया, बस छीनने का काम लिया हाथों से। उसकी बात पर शाइस्ता दिल में बुड़बुड़ाई। मुझे यूँ हर वक्त तुमसे मांगना अच्छा नहीं लगता। वो आपके चेहरे पर मासूमियत और बेचारगी सजा कर बोला, चलो तो ऐसा करते हैं, तुम्हारा अकाउंट खुलवा देती हूँ और हर महीने एक मखसूस रकम उसमें ट्रांसफ़र हो जाया करेगी। क्या ख्याल है? शाइस्ता भी उसके रोज़ मुलाजमों के सामने ऑफिस में आते जाते पैसे मांगने से तंग आई हुई थी। अकाउंट मेरा है, मगर इसमें भी एक मसला है। अब उसके चेहरे पर दर्द या तकलीफ का शायबा तक नहीं था। वो क्या? अगर मैंने वो मखसूस रकम एक दिन में उड़ा दी तो? आफू, अब तुम महज मुझे यहाँ रोकने के लिए मजाक पर उतर आए हो। शाइस्ता उठते हुए बोली, ये मजाक नहीं, सच है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आफ्ताब की बात पर शाइस्ता टटकी। हाँ, तुम कर सकते हो ये भी, एक दिन में सारी रकम। वो बेबसी से एतराफ़ करते हुए बोली। फिर
मुझे ऑफिस में कोई ड्यूटी दो, कुछ काम समझाओ, ताकि एक तो मेरी दोस्तों यारों की उड़ाओ कंपनी से जान बचे, दूसरे मेरे अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा हो कि रुपया कैसे कमाया जाता है। वो घेर घार कर शाइस्ता को इस बात की तरफ ले ही आया। बात तो ठीक है। वो आईने के सामने खड़ी अपने सूजे हुए होंठ का जायजा लेते हुए लिपस्टिक ठीक कर रही थी। चलो ऐसा करते हैं, कल से तुम भी मेरे साथ ही ऑफिस चलोगे। मैं तुम्हारे लिए अलग से ऑफिस रूम सेट करवा देती हूँ। कुछ दिन काम समझ लोगे तो आसानी हो जाएगी, मुझे हेल्पर मिल जाएगा और तुम्हारा दिमाग इन शैतानी कामों को सोचने से महफूज हो जाएगा। गुड आइडिया। वो पलटी और मुस्कुराती हुई अपना पर्स उठाने लगी। कल से तैयार रहना साथ चलने के लिए, और शाम को हम डिनर बाहर ही करेंगे। अभी तुम रेस्ट करो, मैं लंच तक आ जाऊंगी। ओके बाय। वो झुककर उसके माथे पर प्यार करते हुए बाहर निकल गई तो आफ्ताब जुबैरी ने एक तमानियत भरा सांस लिया और एक भरपूर अंगड़ाई ली। अब के अंगड़ाई न टूटी तो बदन टूट जाएगा। वो बहकती हुई आवाज़ में गुनगुनाते हुए उठ खड़ा हुआ। तो आ गई शाइस्ता बीबी, बल आखिर दाम में। अब देखना, मैंने ऑफिस में दाखिल होना है और तुम्हारी वापसी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। देखना तुम आफ्ताब जुबैरी की जहानत के कमालात। वो आईने के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश करते हुए आवाज़ बुलंद कह रहा था। ये राफे ने तयशुदा कागज़ खोलकर पढ़ना शुरू किया और चंद लम्हों बाद बोला। मियाँ उसके मज़ीद बोलने का इंतज़ार करने लगी और सीने में जो धड़कनों ने ऊधम मचा रखा था उसे सीधे खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। 3 माह इंतज़ार कर सकती हो। मैं अभी आज ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता, बल्कि जाने से पहले अगले हफ्ते मुझे 3 माह की ट्रेनिंग कोर्स पर कोरिया जाना है। मैं हफ्ता भर में डाइवोर्स के पेपर्स तैयार करवा लेता, मगर कल से चैम्बर में सालाना छुट्टियां शुरू हो रही हैं और तुम मुझे 2-3 दिन पहले कहती तो। राफी उसके चेहरे पर नज़रें जमाए कह रहा था और उसे पहले से भी बुरा लग रहा था। क्या हर बार मेरा कहना ज़रूरी है? आपको खुद अपने वादे का पास नहीं? वो चिढ़कर बोली। है पास, और शर्मिंदा भी हूँ कि मोहलत पर मोहलत लिए जा रहा हूँ, मगर ऐसा अहद शिकन भी नहीं कि हर बार ही ऐसा करूँ। ये तो तहरीरी काम के लिए ताख़ीर है। अगर तुम चाहो तो ज़बानी। उसने नज़रें सामने दीवार पर लगी पेंटिंग पर मरकूज़ की। मैं अभी कह देता हूँ जो तुम कहो, उसने इतनी आहिस्ता आवाज़ में कहा कि अभिया ने बामुश्किल सुना। तुम सिर्फ 3 माह अम्मी के पास, अपनी फूफो जान के पास रह लो और मेरे आने से एक दिन पहले चाहे घर छोड़ देना। मेरी तरफ से तुम आज़ाद। और अगर मैं 3 माह की ये फजूल शर्त रद्द कर दूं तो? वो एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से धड़कते दिल पर काबू पाते हुए तुर्श लहजे में बोली। मैं इसरार न करता, अगर अम्मी मेरे जाने के बाद बिल्कुल अकेली, दूसरी सूरत में ये ट्रेनिंग ड्रॉप करता हूँ तो जॉब का कायम रहना मुहाल है। जो तुम कहो। उसने एक बार फिर बड़ी महारत से बंदूक उसके कंधे पर सेट कर दी कि अब ट्रिगर दबाओ। मुझ झला कर मुड़ी, 2 कदम चली और रुक गई। जो तुम्हारे दिलो दिमाग में है कह डालो। वो उसकी उलझन को महसूस करके बोला। अगर वो सब मैंने कह दिया राफे साहब तो कमरे से बाहर मैं नहीं आप जाएंगे। वो गुस्से में तमतमाता हुआ चेहरा लेकर पलटी थी। तुमने हम सब के लिए इतना कुछ किया, मैं चंद बातें नहीं सुन सकूंगा। तुम कहो। वो तहम्मुल मिजाजी से बोला। अजीब इंसान है, आखिर चाहते क्या मुझसे? क्यों बांध कर रखना चाहते हैं मुझे अपने साथ? क्यों मुझे आज़ाद नहीं कर देते? सिर्फ अपने मतलब, अपने मफाद की खातिर मेरी असीरी के दिन बढ़ाते जा रहे हैं। क्या लुत्फ आ रहा है आपको मुझे यूँ अजियत में देखकर? ये वो रोज़ ज़ोर से कहते कहते रो पड़ी और भागती हुई बाहर निकल गई। राफे दोनों हाथों में सर गिराकर बैठ गया। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है, तकदीर रास्ते खोलने लगती है तो दुख की अनदेखी जंजीरें हमारे कदमों को जकड़ने लगती है। खुलते हुए रास्तों की खुशी इन जंजीरों की खनखनाहट में कहीं गुम होकर रह जाती है। आज शाम में किस कदर खुश था, एक नहीं 2-2 खुशियाँ, वो भी ऐसी कि जिनके लिए मुद्दतों से ये दिल हमक रहा था। यूँ कतरा कतरा मिलने वाली आसानी भी मजाक लगती थी। जी चाहता था अबर बरसे और टूट कर बरसे, और ये नहीं पता कि जब अबर टूट कर बरसते हैं तो अक्सर कच्चे मकानों की दीवारें भी ढह जाती हैं, और जो इन कच्ची दीवारों के बीच शहरे दिल में मसमार हो जाए तो कोई अबर बरसने की खुशी मनाएगा फिर? कौन? उसे पता नहीं चला, मगर उसकी आंखों के गोशे में नमी आंसुओं की सूरत जमा होकर बहने लगी थी। तो ये थी इसकी 26वीं एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। बहुत अच्छा नावल है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। इस तरह के वैसे नावल ना बड़े आपको ना जिच करते हैं कि यार ये आपस में बात तो क्यों नहीं करते, या ये आपस में सुलह क्यों नहीं कर रहे। ये मतलब समटाइम्स गलत फहमियाँ होती हैं आपस में बैठे। हम लोग जानते हैं कि राफे भी सीरियस है और कहीं ना कहीं अबिया भी अंदर से कहती है कि जाहिर सी बात है कोई बंदा निगलेक्ट करे और वो आपको
इस तरह से जिस तरह का राफी का बिहेवियर था, अबिहा का इस तरह से रिएक्ट करना भी गलत नहीं है। और अब वो बजाय उसके कि उसको मनाए या उसको यकीन दिलाए, वो भी कह रहा है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। समटाइम्स ऐसे भी ज़रूरी नहीं होता, समटाइम्स आपको बताना पड़ता है, चीज़ों का इजहार करना पड़ता है, समटाइम्स ये ज़रूरी होता है। तो खैर, ये थी आज की एपिसोड। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।